सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा HP पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। बिल्कुल, तो 9 बज चुके हैं। सभी जो है फटाफट कक्षा में ज्वाइन हो जाएंगे। आपकी क्लास जो है शुरू हो चुकी है। 9 बज चुके हैं, कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। प्रतिदिन की तरह आज भी आपके पास 1 मिनट का समय है। सभी ने जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाना है, ठीक। और कक्षा प्रारंभ करने से पहले कक्षा को बिल्कुल लाइक कर देना है, साथ ही साथ अपने मित्र वर्ग फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर देना है। बिल्कुल, चलिए। तो पिछले कल हमने वेद के विषय में एनालिसिस किया था। वेद को जाना था, किस प्रकार से वेद में हमें प्रश्न देखने को मिले, कहाँ किस सेक्टर से ज्यादा प्रश्न आए थे, किससे कम आए थे, पूरे एनालिसिस के साथ देख रहे हैं। देखो, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम जो है HP शास्त्री जो TGT कमीशन होते हैं उसका क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें कि आज की कक्षा में हम कमीशन 2020 को देखने वाले हैं, जिसका पोस्ट कोड 813 था। पूरे एनालिसिस के साथ देखते हैं। और आज हम एनालिसिस के साथ इस क्वेश्चन पेपर की दूसरी क्लास है, जिसमें कि हम व्याकरण भाग देखने वाले हैं, ठीक है। व्याकरण को पूरा निचोड़ने वाले हैं और निचोड़ कर धूप में एकदम टांगने वाले हैं, ठीक है। निचोड़ेंगे, पूरा सार निचोड़ेंगे, देखेंगे कहां किस प्रकार से हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए, व्याकरण किस प्रकार से इस परीक्षा में पूछा जाता है, कहां हमें व्याकरण में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, कहां व्याकरण में हमें कम से कम ध्यान देने की आवश्यकता होती है ना। पूरे एनालिसिस के साथ देखेंगे, कोई भी चीज को स्किप नहीं करेंगे और एक अपना माइंडसेट बनाएंगे, मोटिव बनाएंगे कि हमें किस प्रकार से TGT संस्कृत शास्त्री कमीशन को क्वालिफाई करना है। बिल्कुल, चलिए फटाफट 10 सेकंड आप सभी लोगों के पास है। तब तक आप सभी हमें लाइव चैट के माध्यम से बताइए सभी कैसे हैं। एकदम ठीक ठाक, राजी तगड़े सभी हमें लाइव चैट के माध्यम से बताएंगे सभी कैसे हैं। और देखो, कक्षा में सबसे पहले कक्षा को लाइक कर देना है, साथ ही साथ शेयर कर देना है। यदि आप नए हैं तो चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देनी है, ठीक है, ताकि फर्दर नोटिफिकेशन हमारे द्वारा दी जाने वाली क्लासेस आप तक उनकी नोटिफिकेशन पहुंच पाए, जितनी भी क्लासेस हमारे द्वारा ली जाती है। और साथ ही साथ संस्कृत सेक्टर के रिगार्डिंग टोटल नोटिफिकेशन सेक्टर भी आपको हमारे YouTube चैनल में सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ दिखेगी, ठीक है। तो देखो, 1 मिनट का समय पूरा हो चुका है। चलिए क्लास की ओर अब बढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल, क्लास की ओर अब बढ़ते हैं। तो कक्षा शुरू करने से पहले मैं अपने समस्त गुरुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। चलिए देखते हैं। बिल्कुल, पुनः मैं आपको बता दूं, TGT शास्त्री कमीशन 2020 को देख रहे हैं, सीरीज ए को देख रहे हैं, पोस्ट कोड 813 है, ठीक है। ये जो आपको क्रम दिख रहा है क्वेश्चन का, ये ए सीरीज का आपको मिलने वाला है, ठीक है। यदि आपके पास ए सीरीज का क्वेश्चन पेपर है तो इसी क्रम में आपको वहां पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यदि आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी हमारे ग्रुप्स है, चैनल्स है, उन पर ज्वाइन हो जाना है, ताकि आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ्स हैं या हमारी जितनी भी क्लासेस होती है उसकी पीडीएफ्स आपको वहां पर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज की कक्षा की ओर। पहला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल पूरे एनालिसिस के साथ देखेंगे कहां से प्रश्न आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहां किस बात को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल पूरे एनालिसिस के साथ देखेंगे। पहला प्रश्न आज का है हरस्वस्या, इधर हरा होगा, हरस्वस्या हरस्वस्या अप्रयोगे हरस्वस्या अवर्णस्य प्रयोगे समृतम। देखो, यह नियम, इस नियम से हरस्व अ की प्रयोगावस्था है। देखो, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि हरस्वस्या अवर्णस्य प्रयोगे समृतम, यानी कि यह समृत का विषय है, ठीक है।
देखो समृद्ध के विषय में 2 से 3 प्रश्न हर बार परीक्षा में देखने को प्राप्त होते हैं। सबसे पहला जो इसमें प्रश्न रहता है, समृद्ध में अ नाम का सूत्र आता है, ठीक है। क्या सूत्र आता है? अ नाम का सूत्र आता है। यह जो अ नाम का सूत्र है, यह अष्टाध्यायी का, बिल्कुल अष्टाध्यायी का जो है यह क्या है? प्रथम अंतिम सूत्र है। कौन सा सूत्र है? यह अंतिम सूत्र है आपका। प्रश्न आपको आ सकता है कि अष्टाध्यायी के अंतिम सूत्र का क्या नाम है? अ है। इस अ में समृद्ध का विषय आता है। किसका विषय आता है? बिल्कुल समृद्ध का विषय जो है इसमें आता है। यह जो है समृद्ध का विषय आप प्रयत्नों में आता है, यत्नों में आता है। यदि यत्नों की बात करें तो व्याकरण में 2 यत्न है, ठीक है। कितने प्रकार के यत्न होते हैं? 2 प्रकार के यत्न, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न, ठीक है। उसमें से आभ्यंतर यत्न में समृद्ध का विषय आता है। आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के होते हैं, उसमें जो समृद्ध उसका 5वां भेद है, ठीक है। तो यह प्रश्न संज्ञा प्रकरण से आपको देखने को मिला है, ठीक है। और यह समृद्ध की जो है प्रयोगावस्था यानी प्रैक्टिकल करके कौन सा रूप आपका शुद्धतम बनेगा इन सब में से? तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, कृष्ण। समृद्ध का अ को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है उसमें, जिसमें कि समृद्ध में भी अ को रखा गया है, यानी कि ह्रस्व से अवर्ण से। यदि आप ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग करेंगे समृद्ध में करें तो वह समृद्ध भी कहलाता है, यदि आप ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल में यदि हम करेंगे यानी उदाहरण देखेंगे तो कृष्ण इस प्रकार से यह बनेगा, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, ठीक है। ये तो समृद्ध की बात रही, तो पहला ही प्रश्न आपका संज्ञा प्रकरण से देखने को मिला, ठीक है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। व वर्ण है, व वर्ण क्या है? अंतस्थ वर्ण है आपका, बी ऑप्शन सही रहेगा। देखो य, र, ल और व, ये 4 वर्ण क्या होते हैं? अंतस्थों के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा प्रकरण से आपको दूसरा प्रश्न देखने को मिला। देखो यदि हम संज्ञा प्रकरण की बात करें तो संज्ञा प्रकरण आपको कमीशन की दृष्टि से वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का देखना चाहिए आपको, ठीक है। यदि आपको कमीशन की दृष्टि से वैयाकरण व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें आपको वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को फॉलो करना है, क्योंकि वहां से थोड़ा सा लेवल डीप भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। ऋषिर वदति किस संधि का रूप है? जो ऋषिर वदति है यह किस संधि का रूप है? इधर र से ही पता लग रहा है यह किसका है? विसर्ग संधि का रूप है। सी ऑप्शन इसमें आपका सही रहने वाला है, ठीक है। देखो संधियों से आपको तीसरा प्रश्न देखने को मिला इसमें, ठीक है। और यदि हम संधियों की बात करें तो यदि इस परीक्षा में संधियों की बात करें तो जो संधियां हैं वो आपको ऐसे तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी लेवल में पढ़नी पड़ती है, परंतु यदि आपके पास कम है तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी का आप संधि प्रकरण पढ़ेंगे, वहां से भी आपका एक माइंडसेट और एक अनुमान लगाने का आप में बुद्धि भी विकसित होगी, आप अनुमान भी लगा पाएंगे यदि आपके पास समय कम है। परंतु संधि प्रकरण में यह निश्चित रहता है कि आपको लेवल वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में देखने को मिले, ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। वाच शब्द का जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है, तो ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में जो है इसमें वाची बनता है, ठीक है। क्या बनता है आपका? वाची बनता है आपका। इनमें से कोई भी नहीं होगा, डी ऑप्शन इनका सही रहेगा। देखो षडलिंग से, यदि हम षडलिंग की बात करें, षडलिंग में जो है आपका जो अजंत षडलिंग रहता है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। वहां से आपको मैक्सिमम शब्द रूप देखने को मिलेंगे। यदि परीक्षा में शब्द रूप आ रहे हैं, शब्द रूप आते ही हैं और शब्द रूप आपको अजंत के देखने को मिलेंगे मैक्सिमम। जो यहां पर ये शब्द भी आया, देखो यहां पर शब्द ही पूछा गया है, जो ये शब्द रूप है ये आपको अजंत से देखने को मिलते हैं। हालांकि हलंत से थोड़ा कम आता है, ठीक है, थोड़ा सा कम आते हैं। आपको जो हलंत है वहां से आपको सूत्रगत प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यदि मैंने शब्द रूपों की बात करूं तो मैंने मैक्सिमम क्लासेस में आपको बताया भी है, आपको इसमें जो है बृहद रचना अनुवाद को आपको फॉलो करना होता है। यदि आपके पास बृहद रचना अनुवाद पुस्तक है तो उसमें जितने भी शब्द रूप और धातुएं दी होती है उनको आपको कंठस्थ करना होता है। मैक्सिमम प्रश्न आपको वहीं से ही आते हैं, वहीं से ही देखने को प्राप्त होते हैं, ठीक है। अग्रिम देखते हैं। 27वां प्रश्न है,
27वां जो यह प्रश्न है, यह जो उक्ति है, यह जो वाक्य है आपका स्क्रीन में जो वाक्य आपको शो हो रहा है, इसमें जो है विधि लिंग का विधान पूछा गया है। ठीक है, किसका विधान पूछा गया है? विधि लिंग का विधान। और विधान जो है वो किस अर्थ में हुआ है? बिल्कुल आपका ये जो वाक्य है इसका विधि लिंग का विधान किस अर्थ में हुआ है? यह जो है आपका कारक प्रकरण से पूछा गया है। किससे? कारक प्रकरण में इस प्रकार की बातें आती है। और यदि कारक प्रकरण की हम बात करें तो इस परीक्षा या एचपी टेट हो, कारक प्रकरण मैक्सिमम बार आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। कारक प्रकरण इस परीक्षा से आप बात करें या बड़े लेवल की परीक्षाओं में भी आप बात करें तो कारक प्रकरण मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। यदि इस परीक्षा की बात करें तो 3 से 4 प्रश्न तो डेफिनेट रहते हैं इसमें। यदि व्याकरण आपको 20 से ज्यादा क्वेश्चन देखने को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है अधिष्ट का रहता है। अधिष्ट अर्थ में जो है इसका विधि लिंग का विधान किया जाता है इस वाक्य का। यह देखो जो कारक प्रकरण के उदाहरण है। ठीक है, कारक प्रकरण का जो उदाहरण रहता है, उदाहरण जो आपके रहते हैं वे बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जितने भी कारक प्रकरण के उदाहरण हैं वो आपसे शुद्ध या अशुद्ध रूप में भी पूछे जाते हैं। कई बार थोड़ा सा लेवल डीप चले जाता है, जैसे इसमें कि विधि लिंग का विधान आपसे पूछ लिया गया, परंतु विधि लिंग के विधान का अर्थ आपसे पूछ लिया गया, परंतु कई बार जो है खाली आपको उदाहरण दिया जाता है और उसमें शुद्ध या अशुद्ध उसमें उदाहरण आपके ऑप्शन में रहते हैं, उसमें से शुद्ध रूप का चयन आपको करना होता है। ठीक है, तो कारक प्रकरण के उदाहरण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसके नियम जो है ज्यादातर उन्हीं से ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। एक उदाहरण, दूसरे आपको उसमें नियम का पता होना चाहिए। ठीक है, अग्रिम प्रश्न देखते हैं हेतुमद अभाव की प्रतीति होने पर जो है किस लकार का प्रयोग होता है? देखो लकार एक स्पेसिफिक अर्थ में प्रयोग होता है, काल का वाची होता है। ठीक है, जैसे कि लंग लकार की बात हम करें तो यह भूतकाल का वाची होता है। किसका होता है? भूतकाल का वाची होता है। इसी प्रकार से जितने भी लकार है वो किस अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं इस बारे में आपको पता होना चाहिए। लकारों की बात करें तो संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में जो है 10 लकारों का वर्णन आता है। वैदिक संस्कृत में लेट लकार का उपयोग होता है। ठीक है, और हाँ इसमें एक प्रश्न और आता है कि यदि आपको इस प्रकार से प्रश्न आता है कि वेद में किस लकार का उपयोग होता है, तो लेट लकार आता है। ठीक है, क्या आता है उसके लिए? आपका लेट लकार आपका उसके लिए आता है। ठीक है, और इसमें जो है जो यह प्रश्न है यह किसके लिए आता है? लृंग लकार। जो आपका लृंग लकार है उसमें जो है हेतुमद भाव की जो प्रतीति का विषय है वो आपका वहां पर आता है। वहां से जो है देखने को, मतलब लृंग लकार से इसकी प्रतीति होती है। ठीक है, तो लृंग लकार में जो है हेतुमद भाव को देखा जाता है। ठीक है, तो यह जो है कहां से आपका आया है? बिल्कुल यह जो है आपका लकार का है, यह जो है षडलिंग से नहीं आया है। यह किससे आपका आया है? यह जो है गणों से आया है। आपका प्रश्न किससे आया है? बिल्कुल गणों से यह प्रश्न आया है। ठीक है, गणों में क्या है कि 10 गण कितने गण हैं? तो हमारे 10 गण हैं। ठीक है, तो उन 10 गणों का विषय कहां पर आता है? गणों में आता है। तो यह गणों का विषय है, गण से आपको यह प्रश्न देखने को प्राप्त हुआ है। ठीक है, बिल्कुल अग्रिम प्रश्न देखते हैं। क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट रूप से उपकारक, देखो क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट रूप से उपकारक पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, उपकारक और कारक के विषय में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट रूप से उपकारक, कारक को क्या कहते हैं? ठीक, क्रिया की सिद्धि में इनका कहने का अर्थ है कि क्रिया की सिद्धि में कौन से उपकारक का प्रयोग होता है? तो कर्ण का उपयोग होता है। ठीक है, किसका उपयोग होता है? प्रकृष्ट रूप से किस उपकारक का प्रयोग क्रिया की सिद्धि में होता है? तो कर्ण का होता है। डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। कारक से जो है यह प्रश्न हमें देखने को मिला। ठीक है, अग्रिम प्रश्न देखते हैं। समास से प्रश्न आपका पूछा गया है। देखो उपकुंभम समस्त पद में कौन सा समास है? बिल्कुल कुंभम यह जो शब्द है, पद है, इसमें
कौन सा समास है? बिल्कुल अव्ययभावी समास इसमें है। कौन सा है? अव्यय भावी जो समास है, अव्यय भाव समास है, वह इसमें रहने वाला है आपका। देखो समास से जो है आपको इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। उदाहरणगत प्रश्न ही मैक्सिमम टाइम आते हैं, यानी कि आपसे पूछा जाता है, कोई उदाहरण दिया जाता है, उसमें कौन सा समास है, इस विषय में ज्यादातर प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि कई बार प्रश्न आपको सूत्रगत भी आते हैं, इसीलिए जो समास प्रकरण के महत्वपूर्ण सूत्र हैं उन पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, बिल्कुल। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल हाँ, तो जो कारकीय अनुसार है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बिल्कुल, देखो कारक से इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मैंने कहा था आपको कि उदाहरणगत प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। कारक से ज्यादातर संभावना रहती है कि आपको उदाहरणगत प्रश्न ही देखने को मिले। इसमें जो है आपको बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ठीक है, वह क्या करता है? चावल से भात को पकाता है। किसको पकाता है? ओदन को पकाता है। तो इसमें जो है तृतीया का प्रयोग होकर ओदनम पचती, सही रूप इसका बनेगा। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला है। ठीक है, अग्रिम देखते हैं। पुनः कारक से देखो प्रश्न आपसे पूछा गया है, कारकीय नियमानुसार शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका क्या रहेगा? बिल्कुल इसका भी जो है आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। नृपः शत्रुम अभिक्रुध्यति। नृप राजा क्या करता है? अपने शत्रुओं पर क्रोधित होता है। कारक प्रकरण से यह आपको प्रश्न देखने को मिला। देखो यहां संबंध का विषय है, शत्रुओं के ऊपर संबंध का विषय है, परंतु नियम के कारण यहां पर परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो थोड़े से नियमों के बारे में आपको कारक में पता होना चाहिए, क्योंकि नियमगत प्रश्न और उदाहरण से संबंधित ये दो प्रकार के प्रश्न ही आपको कारक प्रकरण से देखने को प्राप्त होते हैं इस परीक्षा में। ठीक है, अग्रिम पुनः समास प्रकरण से आपको प्रश्न आ रहा है। शब्द दिया गया है और इसमें समास का समस्त पद है। किस समास का जो है यह समस्त पद है? ठीक है, समस्त पद यानी कि किस इसमें समास कौन सा है, बस यही आपसे पूछ रहे। तो देखो इसमें क्या है? पंच है, तो पंच से ही ये पता चल रहा है कि ये किसका है? द्विगु का है। ठीक है, बिल्कुल यह किसका है? आपका द्विगु का है। ठीक है, आपका ये द्विगु का है, बिल्कुल द्विगु का है। देखिए इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है। समास में दो समास आपके रहते हैं, एक आपका द्विगु है और दूसरा आपका द्वंद्व है। इन दो में आपको कुल इतना ही ध्यान रखना होता है। जब द्विगु समास की बात होती है तो इसमें गिनतियों का विषय आता है, गणना। गणनात्मक शब्द, गणनात्मक समास, संयुक्त शब्द ही आपके जो जितने भी रहते हैं वो द्विगु समास के रहते हैं। जैसे कि यहां पर पंच दिया गया, कई में त्रि होता है, एक होता है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं उदाहरण। और जो हमारा द्वंद्व रहता है उसमें माता पिता के संबंधित, ठीक है, दिन रात के संबंधित, इस प्रकार के जो दो जोड़ा होता है, दो जोड़ों से संबंधित आपको इसमें द्वंद्व को देखने को मिलता है। हालांकि द्वंद्व में थोड़े से कुछ डिफिकल्ट वर्ड भी होते हैं, परंतु जो द्विगु है आपका उसमें आपको सरल रहने वाला है। यदि आपको कोई भी शब्द आता है जिसमें कि आपकी संख्या रहती है, आपने निश्चित आंख बंद करके बिल्कुल द्विगु में टिक करके आना है। ठीक है, और यदि आपको जोड़ा दिखेगा, किन्हीं दो चीजों का जोड़ा यदि आपको दिखेगा तो उसमें आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक है, ये दो समासों के बारे में साधारण जो तथ्य थे वो मैंने आपको बता दिए। समास से यह प्रश्न आपको देखने को मिला। पुनः उदाहरणगत प्रश्न आया है। ठीक है, देखो पुनः देखो फिर से उदाहरणगत प्रश्न आपको मिला है। चित्रगुहु यह शब्द है, समस्त पद है, समस्त पद में जो है समास है। ठीक है, इसमें कौन सा समास है आपका? तो बहुब्रीहि समास आपका इसमें है। सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। ठीक है, कौन सा समास इसमें है? बहुब्रीहि समास इसमें है। पुनः यदि हम समास की बात करें तो मैंने पहले भी आपको बताया है, दो प्रकार के प्रश्न आपको समास से देखने को मिलते हैं, एक उदाहरणगत प्रश्न और दूसरे, हाँ, इसमें लौकिक अलौकिक विग्रहगत प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल, लौकिक अलौकिक विग्रह, लौकिक और अलौकिक विग्रह
जो इनके विग्रह होते हैं उससे संबंधित प्रश्न भी आपको यहां से पूछे जाते हैं। और यदि इसके अतिरिक्त बात करें तो कुछ इनके सामान्य यानी कि कोई सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्रों की व्याख्या आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अव्ययी भाव समास किस सूत्र के द्वारा होता है और उस सूत्र में वृत्ति भाग में क्या है, ठीक है, यानी उसका क्या अर्थ होता है, उस विषय में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपको समास से ज्यादातर देखने को प्राप्त होते हैं। बिल्कुल। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। निम्न में से जो है किन गणों की धातुओं के साथ विकर्ण का प्रयोग नहीं होता है। बिल्कुल, ऐसे कौन से गण हैं जिनके साथ विकर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर प्रस्तुत ये दो है, अदादि और जुहुत्यादि। ये जो दो गण हैं इसमें विकर्ण का प्रयोग प्राप्त नहीं होता है। बिल्कुल आपने ध्यान रखना है, आपका अदादि और जुहुत्यादि ये दो गण हैं जिनमें की विकर्ण का प्रयोग नहीं होता है। तो गणों से आपको यह प्रश्न देखने को प्राप्त हुआ, ठीक है। बिल्कुल। अग्रिम देखते हैं। द्वंद्व, यह जो है द्वंद्व क्या है, द्वंद्व दा धातु का रूप है, यह किस लकार में बनता है। बिल्कुल, यदि हम गणों की बात करें, ठीक है, यदि हम गणों की बात करें तो गणों से आपको इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। जितनी भी आपकी जो धातु रूप है यहां से 100% आपको धातु रूप पूछा जाता है। धातु रूप से प्रश्न 100% आता है। 1 से 2 प्रश्न डेफिनेट आपको इसमें टीजीटी कमीशन में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, धातुओं से संबंधित, ठीक है। और दूसरा, इसमें कुछ सामान्य विषयों से सामान्य विषयगत प्रश्न भी आते हैं, जैसे कि ये ऊपर वाला प्रश्न आपको देखने को मिला, या फिर इसमें जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखो, यदि आप गणों का अध्ययन कर रहे हैं तो जो धातु रूप है, धातु रूप का अध्ययन आपको बृहद अनुवाद चंद्रिका से करना होता है, ठीक है। बृहद अनुवाद चंद्रिका में जितनी भी धातुएं हैं उनका आपको शुद्धतम रूप आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, यदि सामान्य ज्ञान, सामान्य विषय की बात करें तो इसके लिए आपको जो है लघु सिद्धांत कौमुदी को फॉलो करना है, ठीक है। किसको? लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी का जो आपका गण प्रकरण है वहां पर जाकर के जितने आपको महत्वपूर्ण सूत्र लगते हैं उनसे संबंधित बातें आपको पता होना चाहिए, यानी कि इसके जो स्पेसिफिक नियम रहते हैं उससे संबंधित चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ जो सामान्य विषय हैं उनका अध्ययन भी आपको करना होगा, ठीक है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। इजिम धातु रूप किस धातु से संबंध है, ठीक है। इजिम धातु, देखो ये इजिम क्या है, यह मूल रूप है, ठीक है, धातु का मूल रूप है, ठीक है। जैसे कि जो क्री धातु होती है उसमें जो है मूल क्या रहता है आपका, डुक्रिय रहता है, ठीक है। डुक्रिय से क्री धातु आपकी बनती है, ठीक है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है इजिम यहां पर आपको पूछा जा रहा है, तो यह यज धातु है, ठीक है। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण धातुएं हैं जिनके आपको मूल रूप पता होने चाहिए, ठीक है। जितनी भी धातुओं का आप अध्ययन कर रहे हैं उनमें क्या मूल रूप, उनका मूल रूप क्या है उस बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। तो गणों से संबंधित यह प्रश्न आपको देखने को प्राप्त हुआ, ठीक है। निम्न में से सत संज्ञक प्रत्यय है, जो सत संज्ञक प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, तो बिल्कुल आपके सी ऑप्शन है इसमें सही रहेगा, शर्तरी और शानच। बिल्कुल, जो आपके शर्तरी और शानच होते हैं ये दोनों जो है सत प्रत्यय में आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं? आपके सत प्रत्यय में आपके आते हैं। यह जो है कृदंत का विषय है, ठीक है। कृदंत से संबंधित भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। यदि हम कृदंतों की बात करें तो यहां से भी उदाहरणगत आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, और थोड़े से सामान्य विषय भी आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े से सामान्यगत प्रश्न भी आपको यहां से देखने को मिलते हैं। आगे इसमें प्रश्न आएंगे, वहां पर हम इस विषय में चर्चा भी करेंगे, ठीक है। परंतु यहां से जो आपका उदाहरण में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको कृदंत से देखने को मिलते हैं। कृदंत में जितने भी उदाहरण हैं उन उदाहरणों को का निर्माण किस प्रत्यय से हुआ, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं कृदंत प्रकरण से, ठीक है। ये देखिए, ये सामान्य विषय, देखो यह भी किससे है, कृदंत प्रकरण से आपका। देखो, सुन सुनकर और पढ़ पढ़कर, यह जो है भाव प्रकट करने
करने के लिए जो है किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो ये कृदंत का विषय है। ठीक है, ऐसे जो सामान्य विषय रहते हैं, सुन सुनकर, है ना, इस प्रकार के जो सामान्य ये विषय रहते हैं जिससे कि एक शब्द का निर्माण करके हमें फिर उसमें धातुओं के लकारों का ज्ञान नहीं करना होता। यदि धातुओं में हमें लकारों का ज्ञान नहीं होता तो वहां पर हम कृदंतवाची शब्दों का, प्रक्रियागत शब्दों का, ठीक है, उणादि इत्यादि शब्दों का वहां पर हम प्रयोग करते हैं। उणादि का नहीं, कृदंत और प्रक्रियागत शब्दों का वहां पर हम प्रयोग करते हैं यदि हमें लकार अच्छी प्रकार से स्मरण नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पर कौन सा आपका प्रत्यय रहेगा, बिल्कुल ये इसमें जो है आपका अणमुल प्रत्यय रहता है। ठीक है, अणमुल प्रत्यय रहता है आपका, बिल्कुल। कौन सा प्रत्यय आपका इसमें रहता है, बिल्कुल अणमुल प्रत्यय जो है आपका इसमें रहता है। कृदंत से जो है यह प्रश्न आपको देखने को मिला, यानी कि जिस भी उदाहरण के साथ नमुल प्रत्यय का प्रयोग होता है उसमें जो है सुन सुनकर पढ़ पढ़कर यह भाव उसे प्रकट होता है। ठीक है, वह जो है सुन सुनकर लिखता है, वह इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ना उनमें इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, इस प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अगला आपके पास यह शब्द दिया गया है, इसमें जो है कौन सा आपका तद्धित प्रत्यय प्रयोग हुआ है, त्वदीय यह शब्द है। ठीक है, तो इसमें जो है छ प्रत्यय का आपका प्रयोग रहता है। किस प्रत्यय का, छ। इस प्रकरण से यह प्रश्न आपको देखने को मिला। यदि हम इस प्रकरण की बात करें तो पूर्व के 4 प्रश्न, पूर्व के 4 प्रकरण आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके। ठीक है, वहीं से ही आपको मैक्सिमम प्रश्न इसमें देखने को प्राप्त होते हैं। देखो, यदि हम कृदंत तद्धित की बात करें, इनमें से जो 3 आपके होते हैं, एक आपका कृदंत है, दूसरा आपका तद्धित है और तीसरा आपका उणादि है, और चौथा आपका जो है लिंगानुशासन है। बिल्कुल, ये जो चारों चीजें हैं, ठीक है, ये जो चारों चीजें हैं ये आपको मध्य सिद्धांत कौमुदी की देखनी होती है। किसकी देखनी होती है आपको, ये मध्य सिद्धांत कौमुदी की। बिल्कुल, ये जो है मध्य सिद्धांत कौमुदी से ज्यादा इनमें घुसने की आवश्यकता नहीं होती है यदि आप टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये क्षम्यताम, ये जो चारों प्रकरण हैं इनमें जो है मध्य सिद्धांत कौमुदी का लेवल काफी रहता है आप लोगों के लिए। ठीक है, जो है मध्य सिद्धांत कौमुदी का लेवल जो है आप इन सभी प्रकरणों में काफी रहता है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी लेवल को यहां पर फॉलो करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं रहती है। जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो मध्य सिद्धांत कौमुदी के पर्याप्त रहते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अग्रिम देखते हैं, कृष्ण इव आचरतीति कृष्णति। तो जो कृष्ण की तरह आचरण करता है उसे क्या कहते हैं, कृष्णति कहते हैं। यह जो है नाम धातु प्रत्यय, इसमें जो है किस नाम धातु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नाम धातु की बात करें तो यह क्या है, प्रक्रिया है। प्रक्रिया प्रकरण से आपको प्रश्न देखने को मिला, नाम धातु प्रक्रिया से। ठीक है, तो इसमें जो है सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इसमें कयश नहीं कियप प्रत्यय होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, श नहीं होगा, प होगा। ठीक है, क्यप प्रत्यय होता है इसमें। ठीक है, जब कृष्ण से कृष्णति बनता है तो उसके मध्य क्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही रहेगा। ठीक है, देखो प्रक्रियाओं की बात अभी हम करेंगे कि प्रक्रियागत आपको किस प्रकार के प्रश्न टीजीटी कमीशन में देखने को मिलते हैं। अभी इस प्रश्न को देख लेते हैं, धातु में एकाच और आदि हल का होना किस प्रत्यय के लिए आवश्यक होता है। बिल्कुल, किस प्रत्यय के लिए आवश्यक होता है, यंग प्रत्यय के लिए आवश्यक होता है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। प्रक्रिया प्रकरण से आपको यह प्रश्न देखने को प्राप्त हुआ था। ठीक है, देखो प्रक्रियागत आपको इसी प्रकार के 2 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं, एक सामान्य विषय और दूसरा उदाहरणगत प्रश्न। यहां पर पूरा विस्तृत विवेचन किया गया है और ये जो परीक्षा आई थी बिल्कुल ही अंत में एनालिसिस भी करेंगे कि हर एक चीज इसमें कितनी सटीकता से पूछी गई थी, उस बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल प्रक्रियाओं की बात करते हैं। तो जो प्रक्रिया आपकी रहती है इसमें जो है प्रक्रियाओं में ये जो सामान्यगत प्रश्न होते हैं, देखो जितनी भी जो ये अनिच, सन, यंग, परस्मैपद पद, आत्मनेपद, नाम धातु, ठीक है, ये जो 6 आपकी प्रक्रियाएं हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, इनमें जो
सामान्य विषय, सामान्य सूत्र रहते हैं, जैसे कि नीच किस सूत्र से होता है उसकी वृत्ति भाग, यंग किससे होता है उसका वृत्ति भाग, सन किससे होता है उसका वृत्ति भाग, आपको अच्छी प्रकार से अध्ययन करना होता है। साथ ही साथ इसके जितने भी उदाहरण हैं उनमें कौन सा प्रत्यय हो रहा है इस बारे में पता होना चाहिए। और तीसरा प्रश्न यहां से एक और बनता है, यानी कि आपसे कोई भी इसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि जैसे भावयति, यह उदाहरण किस प्रक्रिया से है, वहां पर ऑप्शन आ जाएगा आपको नीच, सन, यंग, आत्मनेपद, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा उदाहरण प्रक्रिया के किस प्रकरण में घटित हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलते हैं। यदि हम इसकी बात करें एकाच और आदि हल के लिए किस का होता है, तो यंग का होता है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। ठीक है, अग्रिम देखते हैं। बिल्कुल, देखो पुनः प्रश्न आया, देखो सामान्यगत प्रश्न आपको फिर से पूछा गया है। तो क्रिया संविहारे यंग आपने याद रखना है, इस तरीके से आपको इस चीज को याद रखना है। ठीक है, क्रिया संविहारे ऐसे ही याद रखेंगे, बहुत ज्यादा रहेगा। क्रिया संविहारे यंग, सबसे पहले तो यदि आपको प्रश्न आएगा कि क्रिया संविहार में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो यंग प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ठीक है, क्रिया संविहार का क्या अर्थ होता है, क्रिया का बार बार होना। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। प्रक्रिया प्रकरण से आपको यह प्रश्न देखने को प्राप्त हुआ था। ठीक है, अग्रिम देखते हैं अब अपना। बिल्कुल, नमयति, देखो मैंने कहा था ना आपको एक उदाहरण दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये किस प्रक्रिया का आपको उदाहरण है। प्रक्रिया से पुनः आपको प्रश्न आया है नमयति। नमयति बिल्कुल आपका जो है निजंत का है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। ठीक है, किसका आपका है, यह निजंत का आपका यह है। नमयति रूप आपका प्रक्रिया प्रकरण से जो है यह प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, समाम कथयति का कर्मवाच्य रूप होगा है। ठीक है, तो देखो वाच्यगत प्रश्न, यदि मैं आपको वाच्यों के बारे में बता दूं तो वाच्यों से एक प्रश्न 100% आता है। वो टीजीटी कमीशन में तो आएगा ही आएगा, परंतु एचपी टेट में भी जो है आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल वाच्य से संबंधित प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, एचपी टेट में वाच्य की यदि हम बात करें तो यदि व्याकरण भाग ज्यादा आएगा तभी आपको वाच्य से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, परंतु यदि हम टीजीटी कमीशन की बात करें तो यहां वाच्य से संबंधित एक प्रश्न तो मैं ये कहता हूं 100% कहता हूं, 99% तो श्योर्ड है, पर 100% आता है आपको एक प्रश्न वाच्य से संबंधित आता ही आता है। ठीक है, तो देखो इसमें मैं आपको एक बात और भी बताता हूं। देखो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें ही उत्तर छिपा रहता है, जिनके ऑप्शन में ही उनका उत्तर छिपा रहता है। ऑप्शन खुद ही कहते हैं कि आओ हमें देखो और सही, आपको बिल्कुल सही ऑप्शन को जो है सही करके जाओ। ठीक है, तो इसमें यह भी इस प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, देखो यदि आपको नियम पता, यदि आपको वाच्य के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, यदि आपको खाली इतना नियम संस्कृत का सामान्य पता हो कि जो हलंत म का प्रयोग शब्द में किया जाता है यदि आगे आपका स्वर वर्ण हो। ठीक है, और यदि म को जो है अनुस्वार के रूप में, ये जो अनुस्वार है इसके रूप में तब प्रयोग किया जाता है यदि आपका जो है आगे क्या हो, व्यंजन वर्ण हो। ठीक है, यदि आपको ये सामान्य वर्ण पता हो, आपको पता है कि स का तृतीय में जाएगा, तेन में जाएगा। ठीक है, तो तेन में जब जाएगा तो यहां पर देखिए आगे व्यंजन वर्ण है, यहां पर जो है माम इस प्रकार से शुद्ध होना था। ठीक है, क्योंकि यदि आगे व्यंजन वर्ण हो तो म अनुस्वार के रूप में जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होना था, म अनुस्वार के रूप में जाना था। यह ऑप्शन तो इसका होगा ही नहीं, ये तो ठीक है। तो इन तीनों में से देखो ये भी इसका नहीं होगा, ये भी इसका नहीं होगा, ये आंसर इसका सही रहेगा। यदि आपको इतना भी पता नहीं है कि वाच्य क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, खाली ये पता होता आपको कि तृतीया में यह होने वाला है, तो तृतीया में क्या होता कि सामान्य यदि आपको धातुओं का ज्ञान भी नहीं है तो साधारण तरीके से भी आप इसको सिद्ध कर पाते, यदि आपको इस विषय में पता है कि अनुस्वार म का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसीलिए कारक प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, आपकी उससे अनुमान की दृष्टि भी सटीक होती है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। वाच्य से संबंधित एक प्रश्न आपको निश्चित देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब अग्रिम बात करते हैं तो पाणिनीय शिक्षा। देखो यदि व्याकरण में इस परीक्षा की दृष्टि से यदि हम शिक्षा परक ग्रंथ की बात करें तो उसमें हमारा जो पाणिनीय शिक्षा है यही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिससे कि प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं टीजीटी कमीशन में। इससे अतिरिक्त आपको किसी भी शिक्षा ग्रंथ में नहीं जाना है।
ठीक है, किसी भी शिक्षा ग्रंथ का अध्ययन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको स्वरों की जो है कितनी गिनती है इसमें। ठीक है, पाणिनीय शिक्षा में जो है स्वर कितने हैं, तो बिल्कुल आपका 21 स्वर है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। ठीक है, कितने स्वर आपके इसमें है, 21 स्वर है पाणिनीय शिक्षा का। यह जो है आपको प्रश्न देखने को मिला। ठीक है, अग्रिम प्रश्न भी पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उदात्त स्वरों का उच्चारण करते हुए हाथ कहां रखना चाहिए। ठीक है, जो हस्त संचालन की विधि उसमें आती है। ठीक है, तो उसमें जब उदात्त वर्ण का उच्चारण आप लोग करेंगे तो हाथ कहां रखना चाहिए, बिल्कुल सिर के पास होता है। ठीक है, सिर के पास आपका जो है क्या होता है, हाथ होता है। इस विषय में आपको पता होना चाहिए कि हृदय में कब होता है, कर्णमूल में कब होता है, इत्यादि जगहों में जो है कब कब हस्त संचालन की विधि होती है। क्योंकि जिस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण होता है उसी प्रकार से उसमें स्वरगत हस्त संचालन भी होता है। उस विषय में आपको पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं, सामान्य विषय भी यदि आपको पता होंगे तो इस परीक्षा के लिए काफी है। यदि पाणिनीय शिक्षा की बात करें तो यदि आप आधी भी इस हस्त संचालन तक भी पाणिनीय शिक्षा का अध्ययन करते हैं तो आपकी इस परीक्षा के लिए वह पर्याप्त रहता है। ठीक है, अग्रिम प्रश्न की बात करते हैं। बिल्कुल अग्रिम, अब क्या बात करें, आपका इस प्रकार से यहां पर प्रश्न देखने को मिले हैं। 24-25 प्रश्न जो है आपके व्याकरण भाग से इसमें देखने को आए थे। ठीक है, संपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो 170 नंबर की ये परीक्षा थी आपकी। कितने नंबर की थी, 170 की थी। उसमें से 120 प्रश्न जो है संस्कृत के आपको देखने को मिले थे। ठीक है, हालांकि अब कमीशन का पैटर्न चेंज हो चुका है, जिस पर भी हम जल्द ही वीडियो लेकर के आने वाले हैं। किस प्रकार से अब आने वाले समय में आपको टीजीटी कमीशन की परीक्षा देखने को मिलेगी, उस बारे में भी हम बिल्कुल ही एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अभी जो है हम व्याकरण के इस भाग का पूरा एनालिसिस करेंगे, अंत में निचोड़ेंगे कि कहां से प्रश्न आपको देखने को मिले, किस भाग में आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, कहां पर थोड़ा सा कम ध्यान देने की आवश्यकता है, पूरा एनालिसिस करेंगे अब। ठीक है, तो यदि हम संज्ञा प्रकरण की बात करें तो संज्ञा प्रकरण से आपको 2 प्रश्न देखने को मिले। संधि की बात करें तो कुल 1 प्रश्न आया था। षडलिंग की बात करें तो 2 प्रश्न आपको यहां से देखने को मिले, और कारक प्रकरण से 4 प्रश्न देखने को मिले। समास से 3 प्रश्न देखने को मिले। गणों से भी आपको 3 प्रश्न आए थे। आपके तद्धित से कुल 1 प्रश्न देखने को मिला था। प्रक्रिया से आपके 4 प्रश्न देखने को मिले थे। इसी के साथ साथ जो है आपके पाणिनीय शिक्षा की बात करें तो पाणिनीय शिक्षा से जो है कुल 2 प्रश्न देखने को मिले। वाच्य से 1 प्रश्न देखने को मिला और कृदंत प्रकरण से आपको 2 प्रश्न इसमें देखने को मिले। ठीक है, अभी हम अग्रिम देखते हैं। अभी हम इसको पूरा एनालिसिस करते हैं। इसमें जो है एक माइंडसेट बनाते हैं कि किस प्रकार से किस प्रकार से हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। यदि हम इस परीक्षा को देखें और अनुमान करें कि आने वाले समय में आपको इसी आधार पर परीक्षा आने वाली है। ठीक है, बिल्कुल जिस प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहते हैं उसी प्रकार से आपको परीक्षा देखने को मिलेगी। इसमें जो है आप देख पा रहे हैं कि ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं है जो कि छूटा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो हम एचपीयू और एसपीयू की सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, यदि हिमाचल प्रदेश में टीजीटी कमीशन की बात करें तो एचपीयू और एसपीयू के सिलेबस को फॉलो किया जाता है। ठीक है, एचपीयू और एसपीयू के सिलेबस को फॉलो किया जाता है, जिसमें कि व्याकरण में जितने भी आपके प्रकरण लगे हैं उनसे सभी से प्रश्न आपको देखने को मिला। इसमें जो है उणादि से आपका प्रश्न नहीं आया था। उणादि और हमारे को लिंगानुशासन, इन 2 से जो है इसमें प्रश्न देखने को नहीं आपको मिले थे। ठीक है, तो ये कहने का ये औचित्य है, ऐसा नहीं है कि उणादि और लिंगानुशासन महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है जो परीक्षा आप दें उसमें जो है लिंगानुशासन के प्रश्न देखने को मिले, क्योंकि लिंगानुशासन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसके जो उणादि प्रकरण है इसके उदाहरण भी कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और थोड़े से हैं, ज्यादा है भी नहीं इसमें, तो सभियों का अध्ययन आपको उसमें करना होता है। ठीक है, उणादि से जो है आपको उदाहरणगत प्रश्न ही आएंगे, इसमें सूत्रगत प्रश्न आने की संभावना 1% है, यदि बहुत टफ है यदि आपको आए। और ये उणादि से जो है उदाहरणगत प्रश्न ही आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम एनालिसिस में ये देखने वाले हैं, इसमें जो आपका संज्ञा प्रकरण रहता है, देखो जो आपका संज्ञा प्रकरण रहता है संधि, षडलिंग, कारक, समास और आपकी प्रक्रिया रहती है और आपके गण रहते हैं। ठीक है, इसमें जो है यदि हम षडलिंग और गणों को भी छोड़ दो इसमें से, ठीक है, षडलिंग और गणों को भी छोड़ दो, आपकी जो ये संज्ञा, संधि, कारक, समास और प्रक्रिया है, ये 4 विषय आपको वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी लेवल में देखने होते हैं। बिल्कुल
वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी तक इनमें लेवल देखने को मिलता है क्वेश्चन में, ठीक है। और यदि हम षडलिंग और आपकी गणों की बात करें तो इसमें आपको बृहद अनुवाद चंद्रिका के ही मैक्सिमम टाइम वहीं की धातुएं आपको प्रश्न में देखने को मिलती है। साथ ही इसके जो सामान्य विषय है वो लघु सिद्धांत कौमुदी के भी यदि आप अध्ययन करेंगे तो पर्याप्त रहेगा, अनुमान लगाने के लिए भी आपको उसमें समय मिल जाएगा, आपकी बुद्धि का इतना विकास हो जाएगा लघु सिद्धांत कौमुदी के अध्ययन करने से भी, ठीक है। और यदि हम इसमें इसकी बात करें तो इस प्रकरण की बात करें और इसके साथ जो आपका कृदंत रहता है और उणादि रहता है, बिल्कुल पहले भी मैंने इनकी बात की है आपकी, और साथ में जो आपका लिंगानुशासन रहता है, ठीक है। इन चारों की बात करें तो इनमें आपको वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नहीं देखना होता है, क्योंकि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में बहुत वाइड सिलेबस है, ठीक है। उसमें तो पूरी अष्टाध्यायी ही संकलित है, तो उतना ज्यादा आपको इन 4 प्रकरणों को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। कुल आपको इनमें से जो है मध्य सिद्धांत कौमुदी को फॉलो करना होता है। मध्य सिद्धांत कौमुदी लेवल में भी आप इस परीक्षा की दृष्टि से इसको देखेंगे तो आपके लिए पर्याप्त है, इससे ज्यादा देखने की इसमें आवश्यकता आपको नहीं होती है। इसके अतिरिक्त जो है कुल एक ग्रंथ आपका रहता है, वो है पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा का ये जो है आप हस्त संचालन से पूर्व का भी पढ़ के जाएंगे तो उसी में से जो है आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ वाच्यगत भी आपको एक प्रश्न तो निश्चित देखने को मिलेगा। और वाच्यगत जो है आपको यही प्रश्न देखने को मिलता है कि भाववाच्य से कर्मवाच्य का रूप क्या होगा, कर्मवाच्य से कर्ता में क्या हो, इस प्रकार के प्रश्न इसमें जो है आपको देखने को प्राप्त होते हैं, यानी उदाहरणगत प्रश्न ही आपको इसमें देखने को मिले, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा एनालिसिस था आज की कक्षा का, जिसमें कि हमने परीक्षा को देखा, टीजीटी शास्त्री कमीशन 2020 पोस्ट कोड 813 को देखा हमने, जिसमें सीरीज ए को देखा, और व्याकरण भाग आज आपकी दूसरी क्लास थी इस क्वेश्चन पेपर की, जिसमें कि हमने पूरा का पूरा एनालिसिस किया है। ये आपकी आंसर की है, यहां से पीडीएफ में आप चेक कर पाएंगे, आप ग्रुप में चेक जब आप इस को देखेंगे तो यहां से आंसर की भी देख पाएंगे। तो इसमें पूरे एनालिसिस के साथ देखा हमने, क्योंकि एनालिसिस ही हमारा एक माइंडसेट बनाता है। जैसे कि आपको गोल तो पता है पर रास्ता पता नहीं, ठीक है। यदि आपको रास्ता पता हो तो गोल पता हो ना हो तब भी आप गोल तक पहुंच जाते हैं, इसीलिए रास्ता पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल भले ही पता हो ना हो पर गोल का पता होना भी जरूरी रहता है, ठीक है। यदि गोल का पता ही नहीं होगा तो रास्ते में आदमी क्या है, जाएगा ही नहीं, ठीक है। आपको गोल का पता है कि हमें टीजीटी कमीशन निकालना है शास्त्री का, तो उसके लिए रास्ता, सबसे सटीक रास्ता ढूंढना, क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना ही है। यदि आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं अच्छे प्रकार से तो आपको एक अनुमान और आपका जो है स्मार्ट वर्क से भी आप कुछ महीनों में ही अच्छी तैयारी कर पाते हैं, ठीक है। हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क बेहतर रहता है, ठीक है। और वो स्मार्ट वर्क आपका क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस से ही बताएंगे। बिल्कुल इसी के साथ साथ अब आपकी कक्षा समाप्त करते हैं, ठीक है। कक्षा की समाप्त में मैं आपको यही बताऊंगा कि यदि आप हमारी इस क्लास में नए विद्यार्थी है, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो बिल्कुल सबसे पहले तो आपको इस कक्षा को लाइक कर देना है, साथ ही शेयर कर देना है अपने फ्रेंड सर्कल में। उसके साथ साथ आपको बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ आपको बेल आइकन प्रेस कर लेनी है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को जो है बिल्कुल आपको फॉलो कर लेना है। जितना भी हमारे द्वारा आपको नोटिफिकेशन दी जाएगी, संस्कृत के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन हो, गवर्नमेंट जॉब, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस की हो, सेंटर की जितनी भी नोटिफिकेशन सेक्टर होता है वो हमारे द्वारा आपको इस यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो है हमारे द्वारा जितनी भी क्लासेस ली जाती है, आपकी फ्री क्लासेस होती है, पेड क्लासेस होती है, वो भी आपको समय समय पर यूट्यूब चैनल पर भी और साथ ही साथ इन ग्रुप्स और चैनल में भी आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ यदि आपकी देखो कोई भी क्वायरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो संस्कृत सेक्टर के रिगार्डिंग या किसी भी प्रकार की क्वायरी हो, तो मैं आपके लिए हर वक्त अवेलेबल हूं। आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी हमारी क्लासेस है वो आपको हमारे एप्लीकेशन में देखने को मिलती है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जो है फटाफट जाइए और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको हर एक फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस के
बैचेस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ फ्री नोट्स टेस्ट सीरीज भी आपको ऐप में अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है कक्षा को समाप्त करते हैं। पुनः कल 9 बजे सभी ने जो है बिल्कुल तैयार रहना है। ठीक है, सभी ने बिल्कुल एकदम तैयार रहना है। कल पुनः हम इस क्वेश्चन का एक नया विषय लेकर के आएंगे, जिसमें कि हम टोटल एनालिसिस करेंगे कि उस विषय के संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन हमें आने वाली परीक्षाओं में देखने को प्राप्त हो सकते हैं, या फिर इस परीक्षा में किस प्रकार के देखने को हमें प्राप्त हुए। ठीक है, पुनः मिलेंगे नई कक्षा में। देखिए, यदि आपके इस कक्षा से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइव चैट के माध्यम से भी मुझे बताइए। कमेंट कीजिए कि यदि आपका किसी प्रकार का डाउट है, बिल्कुल आपके हर एक कमेंट का, हर एक क्वेरी का निदान किया जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, पुनः मिलते हैं कल। सभी लोग 9 बजे तैयार रहेंगे। पुनः कल नई कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा। अभी के लिए धन्यवाद, पुनः मिलेंगे। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।